में हम लोग सीखेंगे जनन, और जनन के कितने प्रकार हैं वो भी, पौधे में जनन, जंतु में जनन या कुछ भिन्न जीवों में जनन, फिर उसके बाद नर जनन अंग, मादा जनन अंग और इसके कुछ उदाहरण, ये सभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, और साथ ही आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए आते हैं हम लोग सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो पॉइंट है आज मेन है जनन पढ़ना है। जनन, रिप्रोडक्शन, ये क्या है तो जानते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधे या जीव जंतु अपना वंश वृद्धि करते हैं या अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने जाना जनन क्या है, अब इसके प्रकार भी जानेंगे। तो बहुत सा सिंपल है और इंटरेस्टिंग हमारा ये आज का सेशन होने वाला है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, तो जनन क्या होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जीव जो सो भाग लेता है, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेता है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या है, इसका जानते हैं डेफिनेशन और क्या होता है। चलिए, तो ये है जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया अलैंगिक जनन का डेफिनेशन। अब यह कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी जानते हैं हम लोग। तो अलैंगिक जनन की कुछ प्रक्रियाओं का नाम लिखें, तो कुछ प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है, जैसे विखंडन, मुकुलन, अवखंडन, बीजाणु जनन। ये सभी क्या है, अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन भी अलैंगिक जनन ही होता है, जो हम लोग इसी सेशन में आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब क्या है ना कि इन सभी को एक एक करके हम लोग बारीकी से देख लेते हैं क्या है ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहला हमारा निकल के आता है वो है विखंडन। तो विखंडन में है जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने शरीर को खंडित करके या बांटकर नए जीव का निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। यानी कि समझने के लिए, विखंडन एक ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव क्या करता है, अपने आप को बांट लेता है या खंडित कर लेता है, तो क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। जब कोई जीव दो भागों में बंटता है तो उसे द्विविखंडन कहा जाता है, या जब कोई जीव दो से अधिक भागों में बंटता है तो उसे ही बहुविखंडन कहते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो विखंडन के दो प्रकार, एक प्रकार हमारा आ गया द्विखंडन और दूसरा हमारा हो गया बहुविखंडन या बहुखंडन। चलिए, तो ये अमीबा मुख्यतः इसी से अपना जनन करते हैं। तो विखंडन की प्रक्रिया से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहा जाता है। तो ये हमें याद रखने वाली बात हो गई कि विखंडन की प्रक्रिया से जो भी जन्म लेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अनुजात कहा जाता है। अब बढ़ते हम लोग, अगला जो हमारा जनन का है वह क्या, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के शरीर का एक अंग विकसित होकर जनक के अंग से अलग हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को मुकुलन विधि कहते हैं। ये प्राय हाइड्रा आदि में होते रहता है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के शरीर का एक अंग विकसित होकर जनक से अलग हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। अच्छा, और जो अलग जो हो जाते हैं ना, वो एक अपना नए जीव के रूप में बन जाते हैं। चलिए, अब इसमें है जो अंग विकसित होकर अलग निकल जाता है उसे मुकुल या बड कहते हैं। मतलब जो जीव विकसित हो जाएगा और अलग होगा ना, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मुकुल या बड कहा जाता है। तो एक कोश के जीव
इष्ट में मुकुलन विधि से जनन होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इष्ट में होता है जनन किस विधि से, तो मुकुलन विधि से। और जो से यह कैसी जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव की यदि बात करें तो बहुकोशिकीय जीव में हाइड्रा में मुकुलन विधि से जनन होता है। ये हाइड्रा जो है सो इसमें मुकुलन विधि से जनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा है अपखंडन या पुनर्जनन। तो इसके बारे में भी जानते हैं, अपखंडन क्या है या पुनर्जनन क्या है। चलिए, तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर किसी कारणवश दो या अधिक भागों में बंट जाता है और सभी भाग अपने खोए हुए भाग को विकसित करके नए जीव का रूप ले लेता है, उसे ही अपखंडन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा कोई एक जीव रहा, ऊपर से पहला पार्ट और नीचे से दूसरा पार्ट। ये यहाँ से बट यदि जाता है, ये पहला पार्ट बट गया, तो ये क्या करेगा, दूसरे पार्ट को ढूंढ लेगा और नया जीव जो सो बना लेगा। और यदि इसका दूसरा पार्ट जो सो अलग जो था, वो भी क्या करेगा, पहले पार्ट को विकसित करके नया जीव बना लेता है। तो ये क्या कहलाता है, अपखंडन की प्रक्रिया कहलाती है, या पुनर्जनन इसे भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बीजाणुजनन। बीजाणुजनन क्या होता है, यह बड़ा ही सिंपल है और लगभग इसी से जो सो जितने भी निम्न प्रकार के जीव हैं वो करते हैं। वो है, यह निम्न जीवों में होता है, इसमें सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। इनके भीतर अनेक छोटी छोटी रचना होती है जिसे स्पोर कहा जाता है। मतलब बीजाणुजनन में जो है सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु होती है जिनके भीतर छोटी छोटी रचना होती है जिसे स्पोर कहा जाता है, और यही स्पोर क्या करता है, जनक का कारण बनता है। तो यह सभी दिशा में मोटा और कड़ा आवरण से घिरा होता है। कौन, तो ये स्पोर इसे प्रतिकूल स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। जब यह आवरण फट जाती है तो बीजाणु बाहर आ जाते हैं और हल्के होने के कारण वायु के माध्यम से सभी जगहों पर दूर दूर या तो फैल जाती है और बीजाणु अंकुरित होकर नया पौधा का निर्माण करती है। तो ये भी होते जैसे घास फूस आदि हो गए, उस सभी होते जैसे क्या है, जीवाणु, शैवाल, राइजोपस तथा कवक में क्या होता है, बीजाणुजनन ही होता है। हम लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पौधों में, हमने अभी भी बताया था कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो चलिए देखते हैं पौधा में कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन, तो यह भी एक जनन की ही विधि होती है, हम लोग अभी जान ही लेते हैं। जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पौधे के शरीर के किसी भाग का अलग होकर तथा विकसित होकर नए पौधे बन जाते हैं, उसी प्रक्रिया को पौधों में कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे भी किसी पौधे का एक भाग तना हो, जड़ हो, किसी जड़ को छोड़ तना को काट लेते हैं और लगाते हैं, नया पौधा यदि विकसित हो जाता है तो हमें क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन करने वाले कुछ पौधे का नाम बताएं। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कायिक प्रवर्धन करते हैं, उनका नाम यह है, जैसे गुलाब का हम लोग बीज नहीं लगाते हैं, गुलाब के तने को ही काट के लगाते हैं, गुलाब बन जाता है। अंगूर का भी पौधा से ही लगाता है। अड़हुल के तना को काटते हैं, जिसे हम लोग अड़हुल हिबिस्कस कहते हैं, तना को काट के लगाते हैं तो ये लग जाता है, नया पौधा बन जाता है। आलू के भी क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं आँख कहाँ पे है, वहाँ से काट लेते हैं और लगाते हैं तो नया पौधा पनपता है। गन्ना में भी तो हम लोग यही काम करते हैं ना, गन्ना को भी काट के लगाते हैं क्योंकि उसका बीज खोजते हैं, वही उसका बीज का कार्य करता है। चलिए, तो हम लोगों ने जाना पौधों में कायिक प्रवर्धन। अगला जो हमारा है वो आगे अब यहाँ से लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो पुष्प में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन में यह है जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, अर्थात जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेकर
नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। तो हमें पता रहेगा ना, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं और अपने संतान को उत्पत्ति करते हैं, तो यह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाता है। इससे कुछ पॉइंट्स निकल के आता है, वो हम लोग जानते हैं। नर के द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु कहलाता है, या नर युग्मक शॉर्ट में कहा जाए तो फिर भी शुक्राणु हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मादा के द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु कहलाता है, या इसे मादा युग्मक कहें फिर भी अंडाणु ही कहलाएगा। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या है हमें पता चल गया, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु जो मिलेगी तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहेंगे। निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है, यहाँ पे जायगोट होगा दोस्तों, जायगोट का निर्माण होता है। यही जायगोट आगे बढ़ता है तो भ्रूण बनता है, और भ्रूण का विकास होने पर बच्चे का निर्माण होता है, तो जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट को युग्मजन भी कहते हैं, युग्मनज, तो ये भी याद रखेंगे। जायगोट का दूसरा नाम कभी कभी युग्मनज दे दे तो घबराएंगे नहीं, इसे युग्मनज भी कहते हैं। जायगोट विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण अर्थात बच्चा, जब तक भी गर्भ में है तब तक हम भ्रूण नहीं कहेंगे, जब तक गर्भ से बाहर नहीं होता है तब तक उसे बच्चा नहीं बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे जायगोट विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब आ जाते हैं हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में पढ़ रहे हैं तो पौधों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे जो सो जंतु के बारे में। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो पढ़ते हैं इसे प्रकार के बारे में। तो पुष्प, एक पुष्प 4 भागों में बटे होते हैं। कोई भी फूल हो कम से कम 4 भाग में बटे ही होंगे। वो 4 भाग क्या होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। दलपुंज और बाह्य दलपुंज को इसे सहायक अंग भी कहते हैं, जबकि पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं। यहाँ भी हमें लिखा भी है, इनमें बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज सहायक अंग कहलाते हैं, जबकि इनमें पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग कहलाता है। आवश्यक अंग का आशय यहाँ पे इसलिए क्योंकि जनन की प्रक्रिया करता है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे पुष्प है जहाँ पे जायांग को दिखाया गया है, अंडाशय है, पुमंग है, जायांग है और दलपुंज निदलपुंज। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना था सहायक अंग और आवश्यक अंग। तो सहायक अंग का तो बात खत्म है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। अब हमें पढ़ना है आवश्यक अंग। तो आवश्यक अंग की श्रेणी में पुमंग। तो पुमंग क्या होता है जानते हैं, यह पुष्प का नर भाग होता है। इसमें लंबी संरचनाएं पाई जाती है जिसे पुंकेसर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये भी दे देता है कि पुंकेसर कहाँ पाया जाता है, तो ये पुष्प के पुमंग में पाया जाता है। यह 2 भागों में बटा होता है। 2 भाग कौन है, एक होता है तंतु और दूसरा परागकोश। परागकोश में ही परागकण होते हैं। चलिए तो पुमंग 2 भाग में बटे होते हैं, तंतु और परागकोश। अब आते हैं हम लोग जायांग के बारे में। तो जायांग क्या है, तो यह पौधा का मादा भाग होता है। इसमें एक या अधिक स्त्री केसर रहता है। यह 3 भागों में बटा होता है। तो पौधे का मादा भाग कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में। ये ऑब्जेक्टिव बना। तो पौधे का नर भाग होता है वो 2 भाग में बटा होता है। चलिए तो मादा भाग कौन कौन है, 3 भाग। तो ये है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो हम लोगों ने जाना पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब आते हैं परागन के बारे में। अभी अभी ने हम लोग परागकोश का बात किया है, तो परागन की भी होना चाहिए। तो यह है इसका डेफिनेशन, किसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का निकलकर उसी पौधा के पुष्प या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागन कहते हैं। बोले जाए तो एक पौधा है, उस पौधे के फूल से पराग निकलकर या तो उसी फूल के
पौधा के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा या उसी पौधा के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण के कितने प्रकार का होता है? तो परागण की प्रक्रिया 2 प्रकार से होता है, अर्थात परागण 2 प्रकार का होता है, पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। तो अब लोग हम बारीकी से जानते हैं स्वपरागण तथा परपरागण क्या है। यदि हम बात करते हैं स्वपरागण की, तो यह है जब किसी पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे ही स्वपरागण कहा जाता है। तो हम लोगों ने जाना स्वपरागण क्या है। अब बात आती है परपरागण की। तो यह है जब किसी पुष्प से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे ही परपरागण कहा जाता है। अर्थात जाति अपना ही रहेगा जिस भी पुष्प का है, लेकिन पहुंचेगा दूसरे पौधा के पुष्प पे, तो वो परपरागण हो जाता है। अब यहाँ पे इसके बारे में 2 पॉइंट है। वो है स्वपरागण केवल उभयलिंगी पौधा में ही होता है। स्वपरागण की प्रक्रिया याद रखेंगे, हमेशा उभयलिंगी पौधा में होगा, जबकि अधिकतर पौधे में परपरागण ही होता है, जिसके लिए बाहरी कारक का कार्य कौन कौन करता है? तो बाहरी कारक के रूप में पक्षी, कीट, मनुष्य, जल तथा चमगादड़ आदि ये सारे कार्य करते रहते हैं, ये बाहरी कारक के रूप में। तो हम लोगों ने जाना स्वपरागण और परपरागण। अब यहाँ पे देख लीजिए बाह्य कारक। बाह्य कारक में जैसे मधुमक्खी भी है, ये भी बाह्य कारक के कार्य करता है। पक्षी भी क्या करता है, यहाँ पे गया और अपनी चोंच पे क्या करेगा, परागकण लगा लेगा और दूसरे पौधे के जाकर के वहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ भी हो ही रहा है, ये सारे पराग ही उड़ के आ रहे हैं, परागण की प्रक्रिया हो रही है। चलिए, तो इसकी मदद से भी हम लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देख पाते हैं यदि बात करते हैं हम लोग पौधों में निषेचन की, तो ये क्या देखिए यहाँ पे जो सो परागकण क्या है, पौधे के वर्तिकाग्र पे आ गया है और ये नर युग्मक धीरे धीरे ले जाके यहाँ पे क्या करेंगे, अंडाशय में छोड़ देंगे और यहाँ पे मादा युग्मक का मिलेगा तो यहाँ से निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। यहाँ हम लोग फिगर से यहाँ देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सीधे देख पाएंगे नर जनन अंग के बारे में। नर जनन अंग क्या है? ये निम्नलिखित भागों में बटे होते हैं। सबसे मेन भाग हमारा होता है वृषण, शुक्रवाहिका, स्खलन नली, मूत्रमार्ग तथा सीसन। फिगर की सहायता से भी हम लोग समझ सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ये सभी पॉइंट्स को बारीकी से अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे जानते हैं। चलिए, पहला हमारा है वृषण, इसके बारे में जानते हैं। तो यह नर जनन अंग का एक प्रमुख भाग है। इसी में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रत्येक पुरुष में 2 वृषण होते हैं। दोनों जंघों के बीच इनकी बनी अंडाकार थैली में होती है। इस अंडाकार थैली को वृषण कोश कहा जाता है। सिंपल से कहा जाए तो वृषण क्या है, शुक्राणु का निर्माण करता है जो वृषण कोश में पाया जाता है। यदि बात करें हम लोग शुक्रवाहिका की, तो यह एक नलिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि शुक्रवाहिका की लंबाई कितनी होती है। तो शुक्रवाहिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। इसकी दीवार मांसल तथा संकुचनशील होती है। यह शुक्राशय तथा स्खलन नलिका से जुड़ी होती है या को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से हम लोग मिलता है यहाँ पे स्खलन नली। स्खलन नली क्या होता है? तो ये 2 नलिकाएं होती है जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय से जुड़ी होती है। ये नलियां पुरःअस्थ ग्रंथि के साथ मिलकर मूत्रमार्ग का निर्माण करती है। मूत्रमार्ग का काम है, यह लंबी मांसल नली होती है
जो शीशन के मध्य से होता हुआ शीशन के सिरे से मूत्र जनन छिद्र से निकाल जाता है, सॉरी यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे निकाल हो गया। इसी के माध्यम से मूत्र तथा वीर्य बाहर आते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव पे याद रखेंगे कि मूत्र मार्ग से क्या क्या बाहर निकलते हैं। वीर्य, मूत्र तो याद रहेगा लेकिन वीर्य भी ध्यान रखना। इसी के माध्यम से सीमन भी बाहर आता है। लास्ट हमारा इसमें शीशन, पेनिस। यह पुरुष का मैथुन अंग है। इसकी संरचना बेलनाकार तथा मांसल होती है। यह वृषण कोश के सामने बीचों बीच होता है। इसका शिखर भाग ग्लांस कहलाता है। ग्लांस के ऊपर त्वचा का ढीला आवरण होता है जिसे प्रीप्यूस भी कहते हैं। इसकी मदद से ही शुक्राणु मादा के योनि में पहुंचता है। अर्थात ये भी कहें तो शुक्राणु को मादा के योनि में पहुंचाने में शीशन का ही योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं मादा जनन अंग के बारे में। चलिए, मादा जनन अंग मुख्यतः 5 भागों में बटे होते हैं। ये होते हैं अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि और लास्ट में भगिया भल्वा। ये बहुत ही सिंपल होता है, हम लोग यहाँ से फिगर से भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे क्या करते हैं, एक एक को बारीकी से समझ लेते हैं। तो पहला हमारा अंडाशय। यह प्रत्येक मादा में एक जोड़ा पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक के आवरण से ढकी होती है। इसी में अंडाणु का निर्माण एवं विकास होता है। तो इसका काम क्या होगा, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा, विकास होगा और निषेचन की यहाँ तो नहीं होगी। नेक्स्ट है फैलोपियन नलिका। तो यह एक चौड़ी नलिका होती है जो गर्भाशय के ऊपर होता है एवं इसका शीर्ष भाग कीप के आकार के समान होता है। कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ऊपर शीर्ष भाग कीप के आकार के समान होता है। यह गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसी की सहायता से अंडाशय में बने अंडाणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने जाना फैलोपियन नलिका के बारे में। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब गर्भाशय। यह थैली के समान संरचना होती है जो मूत्रमार्ग तथा मलाशय के बीच स्थित होता है। यह लगभग तिकोनी रचना होती है जिसका ऊपरी भाग बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से फैलोपियन नलिका से जुड़ी होती है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट भी जाने तो यह है, भ्रूण का विकास इसी के अंदर होता है। इसी के अंदर कहने का अर्थात कि भ्रूण का जो विकास है हमारा वो गर्भाशय के अंदर ही होता है। इसकी सामान्य स्थिति में लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है, परंतु गर्भ के 8वें महीने में यह बढ़कर 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है तथा बच्चे के जन्म के बाद सामान्य स्थिति में आ जाती है, परंतु हल्की बड़ी रहती है। हल्की बड़ी कहने का मतलब नॉर्मल स्थिति जो हमारा 7 से 8 है वो 7 से 8 नहीं रह करके ये 8 से 9 या 8 से 10 के आसपास हो जाती है। इसका निचला भाग जो संकरा होता है जिसे गिरवा या सर्विक्स कहा जाता है। तो गर्भाशय का सबसे निचला भाग जो होता है वो संकरा होता है, इसे ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। तो हम लोग इसे भी ध्यान रखें। अब जो हमारा लास्ट में बचा वो है योनि। यह एक पेशीय संरचना है जो नली के समान होती है। इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह संयोजी ऊतक की बनी होती है। यह भी ध्यान रखेंगे, यह संयोजी ऊतक की बनी होती है। यह फैलने योग्य होती है। इसी के द्वारा शीशन की मदद से गर्भाशय में नरयुग्मक शुक्राणु को छोड़ा जाता है। अर्थात मैथुन के दरमियान क्या करता है, योनि ही शीशन को ग्रहण करती है जिससे
शुक्राणु आसानी से गर्भाशय में पहुंच जाता है। लास्ट हमारा है वो है भग या भलवा। तो यह योनि के बाहर स्थित होती है, जो एक पतली झिल्ली हाइमेन, यहाँ पे हाइमेन होगा, यह एक पतली झिल्ली हाइमेन से ढकी होती है। हाइमेन, यहाँ पर भी हाइमेन है। हाइमेन पहली बार संभोग के दौरान चोट लगने या बढ़ती उम्र के साथ अपने आप टूट जाती है, फिर इसका दोबारा निर्माण नहीं होता है। तो हम लोगों ने जाना मादा जनन तंत्र के भी बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।